लास्ट वीडियो में हमने वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में डिस्कस किया था। अब हम वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकों के बारे में डिस्कस करेंगे। 4 ही वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत हैं और 4 ही वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीकें हैं। पहली तकनीक क्रियात्मक विशिष्टीकरण, दूसरी प्रमापीकरण और सरलीकरण, तीसरी कार्य अध्ययन और चौथी विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली। एक-एक करके रिवाइज करते हैं। सबसे पहली क्रियात्मक विशिष्टीकरण, जिसको कि हम फंक्शनल फोरमैनशिप के नाम से भी जानते हैं। इसमें एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कहा है कि हम कारखाने को, किस चीज़ को? कारखाने को 2 विभागों में विभाजित करते हैं। एक जो सोचने का काम करता है और दूसरा जो सोच को सच में बदलने का काम करता है। सोचने का काम नियोजन विभाग, प्लानिंग डिपार्टमेंट और सोच को सच में, वास्तविकता में बदलने का काम निष्पादन विभाग या उत्पादन विभाग या एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट कहते हैं। तो कारखाने के 2 हिस्से, नियोजन विभाग और निष्पादन विभाग, प्लानिंग डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट। फिर हर विभाग में 4-4 अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, जिन्हें कि फोरमैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? फोरमैन। नियोजन विभाग में भी 4 फोरमैन और निष्पादन विभाग में भी 4 फोरमैन। नियोजन विभाग में जो 4 फोरमैन हैं, उनके नाम क्या-क्या हैं? निर्देश कार्ड क्लर्क, कार्यक्रम क्लर्क, समय तथा लागत क्लर्क और अनुशासक। दोबारा रिपीट करेंगे, निर्देश कार्ड क्लर्क, कार्यक्रम क्लर्क, समय तथा लागत क्लर्क और अनुशासक। ये नियोजन विभाग वाले हैं, क्लर्क हैं इसमें सारे। और निष्पादन विभाग में कौन है? सारे नायक हैं। कौन कौन से? गति नायक, टोली नायक, मरम्मत नायक और निरीक्षक। यहाँ पर सारे नायक, यहाँ पर सारे क्लर्क। इस तरीके से हमको याद रखना है। और ये 4 जमा 4 टोटल मिलाकर हो गए 8 लोग। ये 8 के 8 लोग एक बेचारे कर्मचारी को आदेश और निर्देश देते हैं। तो आपको पता चल रहा है ये हेनरी फ्योल के कौन से सिद्धांत का उल्लंघन है? आदेश की एकता के सिद्धांत, क्योंकि किसी कार्य के लिए एक व्यक्ति एक से ज़्यादा लोगों के प्रति जवाबदेह है। तो यहाँ पर आदेश की एकता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है वैज्ञानिक प्रबंध की इस तकनीक में। फिर से रिवाइज करेंगे, क्या कहा हमने? कारखाने को 2 विभागों में विभाजित किया, नियोजन और निष्पादन। नियोजन विभाग में 4 फोरमैन, निष्पादन विभाग में 4 फोरमैन, टोटल मिलाकर 8 फोरमैन, जो कि कर्मचारी को आदेश निर्देश दे रहे हैं। अब ये क्या-क्या काम करते हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। जब भी कभी क्रियात्मक विशिष्टीकरण आता है, ये डायग्राम ज़रूर ड्रॉ करना है बेटा। अब निर्देश कार्ड क्लर्क क्या काम करता है? निर्देश तैयार करता है, डायरेक्शंस तैयार करता है। किसी काम को करने के लिए क्या-क्या डायरेक्शंस, क्या-क्या निर्देश दिए जाएंगे कर्मचारियों को। कार्यक्रम क्लर्क जो है, उत्पादन के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करता है, वो काम को कैसे किया जाएगा, प्रोग्राम तैयार करता है। तीसरा, समय तथा लागत क्लर्क, किसी काम को होने में कितना समय लगेगा और कितनी लागत आएगी, उसकी सूची तैयार करता है। तो ये समय और लागत की सूची तैयार करता है। और अनुशासक, नाम से ही पता चल रहा है, संगठन में या अपने विभाग में अनुशासन सुनिश्चित करता है। ये नियोजन विभाग के चारों हो गए। निष्पादन विभाग की बात करते हैं। गति नायक, जिसको स्पीड बॉस भी कहते हैं, काम करने की गति निर्धारित करेगा। टोली नायक, किसकी टोली बनाएगा, किसका गैंग बनाएगा? औजारों का और कर्मचारियों का। औजारों और कर्मचारियों का गैंग बनाता है, उनकी टोली बनाता है। मरम्मत नायक, मशीनों को काम करने लायक बनाता है, उनकी मरम्मत करता है। मरम्मत नायक किसकी मरम्मत करता है? मशीनों की, कर्मचारियों की नहीं करता। और चौथा है हमारा निरीक्षक, इंस्पेक्टर, देखता है कि लास्ट में जो भी काम हुआ है उसकी क्वालिटी ठीक है या नहीं है। जैसे कंट्रोलिंग में किया जाता है, तो काम की गुणवत्ता की जांच करता है, इसको हम इंस्पेक्टर भी कहते हैं। क्लियर है क्रियात्मक विशिष्टीकरण? अगली तकनीक की तरफ चलते हैं। हमारी अगली तकनीक है कार्य का प्रमापीकरण और सरलीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। पहली बात, प्रमापीकरण का मतलब क्या होता है? प्रमापीकरण का अर्थ है प्रत्येक व्यावसायिक क्रिया के लिए मानक निर्धारित करना, प्रमाप निर्धारित करना, हर बिजनेस एक्टिविटी के लिए। अब ये प्रमापीकरण किस किस चीज़ का हो सकता है, ये हमें याद करने की ज़रूरत है। प्रत्येक व्यावसायिक क्रिया का मतलब क्या है यहाँ पर? प्रक्रिया का प्रमापीकरण, कच्चे माल का, समय का, उत्पाद का, मशीन का, कार्य पद्धति का। तो किस किस चीज़ का प्रमापीकरण हम कर सकते हैं? ये प्रमापीकरण प्रक्रिया का, कच्चे माल का, समय का, उत्पाद का, मशीन का या कार्य पद्धति का, किसी भी का भी हो सकता है। क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे, उसका स्टैंडर्डाइजेशन। कच्चा माल कैसा होगा, वो स्टैंडर्डाइजेशन। कितना समय लगना चाहिए, वो स्टैंडर्डाइजेशन। तो किसी भी चीज़ का हम प्रमाप या स्टैंडर्ड निर्धारित कर सकते हैं, जिससे कम हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो ये प्रमापीकरण में क्या होता है? ये वे मानदंड होते हैं जिनका उत्पादन के दौरान पालन करना अनिवार्य होता है। तो प्रमापीकरण में हमने क्या किया?
हर व्यावसायिक क्रिया के लिए मानक निर्धारित करे। किस किस के लिए हो सकते हैं ये? प्रक्रिया के लिए, कच्चे माल के लिए, समय के लिए, उत्पाद के लिए, मशीन के लिए या कार्य पद्धति के लिए। अब प्रमापीकरण का उद्देश्य, क्वेश्चन आ सकता है, एक बार क्वेश्चन आ भी चुका है, अभी प्री बोर्ड में भी क्वेश्चन आपने देखा है। क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं प्रमापीकरण के? पहला उद्देश्य, किसी भी उत्पाद को निश्चित आकार, प्रकार और विशेषताओं तक सीमित करना। केवल फिक्स्ड आकार, फिक्स्ड प्रकार और फिक्स्ड विशेषताओं तक ही सीमित रखना, ऐसा ही होगा। ये प्रमापीकरण का पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य, उत्पाद या उसके किसी भाग को आपस में बदल लेने की योग्यता स्थापित करना। इतने एक जैसे हों, बिल्कुल क्लोन हो कि एक की जगह दूसरे को आसानी से फिट किया जा सके। तो किसी भी भाग को परस्पर बदल लेने की योग्यता स्थापित करना, ये प्रमापीकरण का दूसरा उद्देश्य है। अभी प्रमापीकरण के उद्देश्य का प्री बोर्ड में जो क्वेश्चन आया था वो इससे रिलेटेड था। फिर माल की श्रेष्ठता और गुणवत्ता स्थापित करना, ये प्रमापीकरण का तीसरा उद्देश्य है। तो प्रमापीकरण का तीसरा उद्देश्य है माल की श्रेष्ठता और गुणवत्ता स्थापित करना। नेक्स्ट, मशीन और व्यक्तियों के निष्पादन का मानक निर्धारित करना, मतलब मशीन एक दिन में 100 यूनिट बनाएगी कम से कम, ये स्टैंडर्ड। एक व्यक्ति एक दिन में कम से कम 8 घंटे काम करेगा, ये स्टैंडर्ड निर्धारित करना। तो 4 उद्देश्य पढ़े हमने प्रमापीकरण के। क्या क्या उद्देश्य है? उत्पाद को निश्चित आकार, प्रकार और विशेषताओं में सीमित करना। दूसरा उद्देश्य, उत्पाद या उसके किसी भाग को आपस में बदल लेने की योग्यता स्थापित करना है, ऐसे क्लोन्स हो वो। तीसरा, माल की श्रेष्ठता और गुणवत्ता को स्थापित करना। और चौथा, मशीन और व्यक्तियों के लिए निष्पादन मानक निर्धारित करना, कितना काम करेंगे, स्टैंडर्ड को सेट करना। सरलीकरण डिस्कस करते हैं। अगर सरलीकरण और प्रमापीकरण का और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो पुरानी जो वीडियो है प्रमापीकरण और सरलीकरण वाली, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऐड किया है, तो वहाँ से क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हो बेटे, क्योंकि ये वीडियो हमने रिवीजन के लिए बनाई है, इसलिए हम थोड़ा स्पीड से ये सब चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। नाउ सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण का मतलब क्या है? व्यर्थ की किस्मों, आकारों और आयामों को समाप्त करना। बेकार की किस्मों को समाप्त करना, बेकार के आकारों को समाप्त करना, बेकार के आयामों को, डायमेंशंस को समाप्त करना। फॉर एग्जांपल, शू साइज 1 2 3 4 रखना, ना कि 1.2 1.5 1.6, इस तरीके से बहुत सारे शू साइजेस नहीं रखना। पैकेट्स हैं, अगर हम पैकेट्स बना रहे हैं, कुछ पैक कर रहे हैं, तो 500 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो, हम 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम इस तरह के पैकेट्स नहीं बनाते हैं। अगर किसी को 400 ग्राम खरीदना है तो वो 100 ग्राम के 2 पैकेट्स भी खरीद सकता है। तो बेकार की किस्मों को, बेकार के आकारों को, बेकार के पैकेजेस को समाप्त करना, ये सरलीकरण कहलाता है। अब सरलीकरण से हमें फ़ायदा क्या होता है? पहला फ़ायदा, सरलीकरण से लागत में कमी आती है। किस किस चीज़ की लागत में कमी आती है? श्रम की लागत में कमी आती है, मशीन की लागत में कमी आती है, क्योंकि अगर हमें अलग अलग तरह के पैकेट्स बनाने हैं, अलग अलग तरह के शूज़ बनाने पड़े, 1.5 का, 1.7 का शूज़ बनाना पड़े, तो मशीन में उसी के अनुसार हमें बदलाव भी करना पड़ता है। और उपकरणों की लागत में भी कमी आती है। दूसरा पॉइंट, माल के रखरखाव की लागत में भी कमी आती है, क्योंकि अगर हमें इसको स्टोर करना पड़े, हमें 1.5 साइज़ के शूज़ रखने पड़ेंगे, कोई कस्टमर 1 का खरीद के लेके जा रहा है, कोई 1.5 का खरीद कर लेके जा रहा है, तो उसको स्टोर करना, उस माल को रखने में भी बहुत ज़्यादा लागत आती है। तो ये सरलीकरण से फ़ायदे हैं। 2 फ़ायदे, लागत में कमी और माल के रखरखाव की लागत में भी कमी आती है। सरलीकरण का मतलब व्यर्थ की किस्मों, आकारों और आयामों को समाप्त करना। अगली वीडियो में हम कार्य अध्ययन डिस्कस करेंगे और हमारी चौथी तकनीक कौन सी रह गई है? विभेदात्मक पारिश्रमिक प्रणाली और कार्य अध्ययन, ये दोनों हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के एंड में आप प्रमापीकरण और सरलीकरण को बहुत अच्छे से समझ लो। इसके उद्देश्य से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और अभी आपने प्री बोर्ड में भी देखा है, इससे पहले भी 1-2 साल पहले सीबीएसई में आ चुका है। तो अगली वीडियो देखो अभी कार्य अध्ययन के लिए। थैंक यू।